आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम आलोक है। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक्सट्रैक्ट के बारे में। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें हमने बात की थी अनसीन पैसेज के बारे में, और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है? एक्सट्रैक्ट। क्या होने वाला है? एक्सट्रैक्ट। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं और चर्चा करते हैं एक्सट्रैक्ट के बारे में। आज के वीडियो में थोड़ा सा अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। आज लिखा हुआ है क्लास 12। यस, आज के वीडियो में हम क्लास 12 से एक एक्सट्रैक्ट लिया है। हमने क्लास 12 की इंग्लिश बुक से हमने एक एक्सट्रैक्ट लिया है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं और आप सभी मेरे साथ सॉल्व करिएगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, एक पेन और एक कॉपी, जो भी आपके नोट्स हैं वो आप साथ में लेकर जरूर बैठे और साथ साथ नोट्स जरूर बनाएं। जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आपको मिलते हैं या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है उसको आप अपने नोट्स में जरूर ऐड ऑन करें। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और बात करते हैं एक्सट्रैक्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे उसके क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है। देखिए, एक्सट्रैक्ट को सॉल्व करना अनसीन पैसेज को सॉल्व करने से थोड़ा सा अलग है। उसका कारण यह है क्योंकि एक्सट्रैक्ट का ही मतलब होता है कि किसी चैप्टर से उसका एक हिस्सा लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये जो एक्सट्रैक्ट है मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, अरे ये क्या आ गया भाई? होमवर्क। हाँ यस, ये होमवर्क है। यदि आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको याद होगा, मैंने पिछले वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन आपको दिया था। आप उस वीडियो को अगर देख सकते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। जिन्होंने देखी होगी वो समझ गए होंगे। तो मैंने होमवर्क दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाउन। ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा वाला नाउन नहीं है? क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा नाउन नहीं है? तो आइए इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका ठीक आंसर है न्यूमरस। न्यूमरस नाउन नहीं है तो क्या है? क्वेश्चन उठता है, ये एक एडजेक्टिव है। क्या है? क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है ना? तो हमको ये आंसर मिल गया है। बाकी सब क्या है? ये सब नाउन है। यदि आप उस अनसीन पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, वहां पर लिखा हुआ है न्यूमरस ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स अपने आप में नाउन है। नाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड कौन सा होता है? एडजेक्टिव होता है, हम जानते हैं। वहां पर ऑब्स्टिकल क्या मिलेगा आपको? नाउन मिलेगा। वहां पर क्या लिखा हुआ है? ऑब्स्टिकल। क्या लिखा है? न्यूमरस ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल नाउन हो गया और उसके जस्ट पहले क्या है? न्यूमरस। तो वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है ना? तो द वर्ड्स विच मॉडिफाई नाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। सो द करेक्ट आंसर इज न्यूमरस। ओके, तो ये हमारा ठीक आंसर हो गया। ये आपका होमवर्क था। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया होगा टैकल, और ज्यादातर बच्चों का आंसर ठीक रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा एक्सट्रैक्ट है वो ये आपके सामने है। जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ कि जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उनको मैंने बोल्ड और इटैलिक में और अंडरलाइन करके रखा हुआ है, और साथ ही साथ ब्रैकेट में उनका मीनिंग भी लिख रखा है इंग्लिश में। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें पूछा गया हो कि गिव द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, या गिव द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, या फिर व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, है ना, या गिवन वर्ड, तो हम वो ज्यादा आसानी से टैकल कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। मैं इस एक्सट्रैक्ट को एक्सप्लेन करने से पहले आपसे कहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और खुद से इस एक्सट्रैक्ट का मीनिंग निकालने की कोशिश करें। मैं साइड हो जाता हूं। आई होप आपने ये कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। तो क्या है क्वेश्चन? रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ओके। It seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90. And before I touched bottom, my legs were ready to burst. चलिए, it seemed a long down. It seemed a long down मतलब है कि ऐसा लग रहा था कि एक लंबा नीचे की तरफ में जा रहा हूं। It seems, ऐसा आभास हो रहा था। A long way, एक लंबा रास्ता। कैसा? किस तरफ? नीचे की तरफ। Those 9 feet were more like 90. और वो जो 9 फीट थे, जो 9 फीट का रास्ता था नीचे जाने का, वो कैसा लग रहा था मुझे? 90 का लग रहा था। मतलब जब मैं नीचे की तरफ जा रहा था तो वो 9 फीट मुझे कैसे लग रहे थे? 90 फीट की तरह लग रहे थे। यस और नो? चलिए। एंड बिफोर आई टच बॉटम, इसके पहले कि मैं नीचे, बॉटम मतलब बॉटम नीचे की सरफेस, उसको टच करता, माय लंग्स, मेरे जो लंग्स थे, वर रेडी टू बस्ट, मेरे लंग्स क्या होने वाले थे? लगभग फटने ही वाले थे, ब्लास्ट होने वाले थे।
ठीक है ना। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जब मैं नीचे की तरफ जा रहा था वो 9 फीट 90 फीट हो और मेरे लंग्स नीचे पहुंचने के पहले पहले, है ना, इसके पहले, एंड बिफोर आई रीच द बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, फटने ही वाले थे। बट लेकिन व्हेन माई फीट हिट बॉटम, जब मेरे पैरों ने नीचे की सरफेस को टच किया, आई समन्ड all my strength and made what I thought was a great spring upward। लेकिन क्या होता है, when my feet hit bottom, जब मेरे पैरों ने नीचे के बेस को टच किया, बॉटम को हिट किया, I summoned, summoned means gathered, इकट्ठा करना। वैसे summon वर्ड जो यूज होता है उसका मतलब होता है किसी को प्रस्तुत करना, हाजिर करना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कोर्ट से समन आता है कि इनको प्रस्तुत किया गया है। जैसे मान लीजिए आपको कभी पता चले कि आपके घर पे आप पहुंचे बढ़िया आराम से और पता चलता है कि कोर्ट से समन आया है, तो शाम का खाना भी नहीं जाएगा नीचे, है ना। कोर्ट का नाम सुनते ही घबराहट हो जाती है, तो उसका मतलब होता है एक्चुअली पेश करना। लेकिन समन का ही एक और मतलब क्या होता है, गैदर करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने जैसे ही मेरे पैर नीचे बॉटम को टच किए, मैंने पूरी अपनी ताकत को इकट्ठा किया, ऑल माई स्ट्रेंथ, एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग। और मैंने क्या किया उसके बाद, मेड अ ग्रेट स्प्रिंग। ग्रेट स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग मीन्स यहाँ पर क्या है, जंप। आप ध्यान से देखिए, ये स्प्रिंग की स्पेलिंग है ना, ये वही है सेम बसंत वाली, SPRING स्प्रिंग। और यहाँ पर स्प्रिंग का मतलब क्या है बेटा, जंप है। क्या है, जंप। अपवर्ड, किस तरफ, ऊपर की तरफ। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब, मैंने इमेजिन किया, मैंने सोचा, मैंने कल्पना की, क्या कि आई वुड बॉब, मैं जंप कर लूंगा, है ना, ऊपर की तरफ टॉस हो जाऊंगा, टू सरफेस लाइक अ कॉक, है ना। तो क्या होता है, जो व्यक्ति है, अभी देखो मुझे नहीं पता है कि किसकी बात हो रही है, ऑल्दो आप लोग समझ गए होंगे कि किस चैप्टर की बात हो रही है, लेकिन मैं उसको अभी रिवील नहीं करना चाहता हूँ। तो जब वो नीचे की तरफ डूब रहे थे, नीचे की तरफ पानी में जा रहे थे, तब उन्होंने क्या सोचा, क्या इमेजिन किया, आई वुड बॉब। आई वुड बॉब मतलब आई वुड जंप, आई विल टॉस माई सेल्फ, मैं अपने आप को ऊपर की तरफ जंप कर लूंगा, टू द सरफेस लाइक अ कॉक। कॉक समझते हो आप लोगों ने, बॉटल्स देखी है, जो कांच की बॉटल्स आती है, उनमें कुछ कुछ बॉटल्स में ढक्कन नहीं होता, कैप नहीं होता, उसकी जगह ये होता है इस टाइप का बॉब, है ना, इस तरीके का। उसको इस फिट कर दिया जाता है और जब प्रेशर बनता है तो एकदम से वो जंप करके निकलता है ऊपर की तरफ, वो बॉब कॉक होता है। क्या होता है, कॉक, CORK, कॉक। क्या होता है, अ टाइप ऑफ कैप यूज्ड इन बॉटल्स, है ना, एक टाइप का कैप होता है जो कि बॉटल्स में यूज किया जाता है। ऐसा उसने इमेजिन किया है, लेकिन होता क्या है, देखते हैं क्या होता है। इंस्टीड, इसकी बजाय, आई केम अप स्लोली, उसने क्या सोचा था कि जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा, नीचे से जंप करूंगा, ऊपर की तरफ एकदम से स्पीड में ऊपर आ जाऊंगा और एकदम से पानी के ऊपर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जैसे उसने अपने आप को जंप किया तो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। टॉम एंड जेरी देखा ना, ऊपर से गिरता है तो एकदम पहले ऊपर रुक जाता है, फिर एकदम सिंग नीचे गिरता है, होता है कि नहीं होता। तो ऐसे ही होता है, वो इमेजिन क्या करता है, जैसे मैं जंप करूंगा तो एकदम से ऊपर चला जाऊंगा पानी में। लेकिन पानी में ऐसा होता तो है नहीं, रेजिस्टेंस भी तो होता है ना, उसकी विस्कोसिटी भी होती है पानी की, है ना, तो उसके कारण एकदम से थोड़ा जाओगे। अब क्या होता है, वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। आई केम अप स्लोली, धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन्ड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड सॉ नथिंग बट वाटर, मुझे और कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ क्या दिखाई दिया, पानी पानी दिखाई दिया। इसका मतलब क्या हो गया, ये पानी पानी हो गए, वो गाना है ना, मैं पानी पानी हो गया, तो ये भी पानी पानी हो गए। दैट हैड अ डर्टी येलो टेच, और जब उनकी आंखें खुली तो उसका कैसा कलर था, मैला पीला कलर, है ना, चेंज मीन्स कलर टू इट। और जैसे हमने आगे खोली तो चारों तरफ पानी पानी था और उसका कलर कैसा था, येलो था, जो कि गंदा गंदा था, मटमैला था। आई ग्रू पैनिकली, पैनिकली है ना, फीलिंग बैड, अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड फियर और एंजाइटी, यहाँ पर पैनिकी है ना, ओके। तो क्या मतलब होता है इसका, फीलिंग बाय अनकंट्रोल्ड फियर और एंजाइटी, ठीक है ना, ऐसी फीलिंग जो कि डर के कारण आपके अंदर आ जाए, एकदम घबराहट हो जाना, है ना, उसको बोलते हैं। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माय हैंड्स क्लोज्ड। अब क्या हुआ, वो ऊपर की तरफ आए, आई रीच्ड अप, मैं ऊपर तक तो पहुंचा, लेकिन क्या होता है, एज इफ टू ग्रैब अ रोप, इस तरीके से कि ताकि कोई रस्सी वस्सी मिल जाए ऊपर की तरफ तो मैं पकड़ लूं उसको। एंड माय हैंड्स, मेरे हाथ जो थे वो क्या हो गए, क्लच्ड, होल्ड, और मेरे हाथ क्या कर ले, क्लच कर ले, होल्ड कर ले, ओन लिया वाटर। लेकिन उसके हाथ में आया क्या, उन्होंने कोशिश किया कि जैसे वो नीचे से ऊपर की तरफ आए तो उन्होंने कोशिश की कि रस्सी वस्सी मिल जाए, उसको ग्रैब कर ले, पकड़ ले, लेकिन उनके हाथ में आया क्या, सिर्फ पानी और कुछ भी नहीं, ओनली एट वाटर। आई वॉज सफोकेटिंग, और मुझे क्या हो रही थी, घबराहट हो रही थी,
सफोकेशन हो रही थी, है ना, दिक्कत हो रही थी, घबराहट हो रही थी। आई ट्राइड टू येल, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी ध्वनि बाहर की तरफ नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, तब फिर क्या होता है, माई आईज, मेरी आंखें बाहर की तरफ, थोड़ी सी आंखें बाहर नहीं आ रही है, लिटरली आंखें बाहर नहीं आई है, मतलब पानी से कुछ हिस्सा आंखों का, शरीर का ऊपर की तरफ आया, तो आंखें बाहर आ गई, नोज बाहर की तरफ आ गई, केम आउट ऑफ द वाटर, पानी से ऊपर की तरफ आई, बट लेकिन नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा जो मुंह वाला हिस्सा था ना, जैसे मैं चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, वो वाला हिस्सा ऊपर ही नहीं आया, तो जो आवाज थी वो क्या हो गई, वहीं दबकर रह गई। आई फ्लेम्ड, FLAILED, फ्लेम्ड मतलब होता है फ्लैप अराउंड मतलब तैरते रहना, वहीं वहीं तैरते रहना, एट द सरफेस ऑफ वाटर, है ना, उस सरफेस पे थोड़ी देर के लिए वो क्या हुए, तैरे, एंड swallowed, eat up, है ना, swallow मतलब eat up, एंड चॉक्ड, अच्छा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एट द सरफेस ऑफ वाटर सॉलोड एंड चॉक्ड, क्या हुआ वहां पर, उस सरफेस पर आए, उन्होंने सांस लेने की, चिल्लाने की कोशिश की, तो उल्टा क्या हो गया, वो पानी पी गए, पानी अंदर चला गया चिल्लाने की कोशिश में और ब्रीथ करने के चक्कर में, पानी अंदर चला गया और चॉक्ड हो गए, है ना, फाइट फॉर ब्रीथ, अब वो क्या हुआ, जैसे पानी अंदर गया ना तो वो सांस और नहीं ले पा रहे और दिक्कत हो गई। तो देखिए स्ट्रगल समझ पा रहे हो आप, यहां से समझिएगा दोबारा, आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैंने कोशिश की चिल्लाने की लेकिन कोई साउंड नहीं आया, देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट माई माउथ, बट नॉट माई माउथ, मेरी आंखें और नोज तक तो मैं ऊपर तक आ गया था, लेकिन मेरा जो मुंह वाला हिस्सा था वो ऊपर नहीं आया। अब क्या हुआ, आई फ्लेड मतलब थोड़ा सा वहीं पर तैरा, थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए, एट द सरफेस ऑफ द वाटर सॉलोड एंड चॉक, लेकिन उससे क्या हुआ, मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो उससे क्या हुआ, पानी अंदर चला गया और उल्टा मैं सांस लेने में मुझे दिक्कत होने लगी, मतलब फाइट मतलब जद्दोजहद करना, ब्रीथ करने में। आगे देखते हैं, आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश की कि मैं अपने पैरों को ऊपर की तरफ ले आऊं, बट दे हंग, हैंग की सेकंड फॉर्म होती है, हैंग मतलब लटकना और हंग मतलब सेकंड फॉर्म है उसकी, लेकिन वो नीचे की तरफ ही लटके रहे, एज डेड वेट्स, एक बिल्कुल मृत कोई वजन हो, मतलब जिसमें कोई जान ना हो, पैर ऐसे भारी हो गए थे कि उनमें कोई जान ही ना हो, वो ऊपर की तरफ आने को तैयार ही नहीं थे और उनमें वेट भी बहुत ज्यादा हो गया था। पैरालाइज, पैरालाइज समझते हो, लकवा हो जाता है ना, कोई एक बॉडी का पार्ट कैसा हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, रुक जाता है, वैसा का वैसा रह जाता है। एंड रिजिड, रिजिड मतलब इसके लिए सही वर्ड होना चाहिए इमोबाइल, इमोबाइल समझते हो, मोबाइल मतलब जो मूव करे, इमोबाइल मतलब जो रुका रहे, या फिर इसके लिए एक और वर्ड है स्टेशनरी, है ना, जो रुका रह जाए, तो रिजिड हो गए मतलब ठोस होके रह गए, है ना, कठोर होकर रह गए, और पैरालाइज्ड हो गए यानी स्टिफ हो गए। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और एक बहुत ही भारी फोर्स मतलब बहुत तेज फोर्स उनको नीचे की तरफ क्या कर रहा था, पुल कर रहा था, खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बट ओनली द वाटर हर्ड, मैंने चिल्लाया, आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट लेकिन किसने सुना उस आवाज को, सिर्फ पानी ने सुना और किसी ने नहीं सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और जो उन्होंने प्लानिंग की थी ना स्टार्टिंग में कि मैं नीचे की तरफ डूब रहा हूँ तो नीचे जंप करूंगा, ऊपर आऊंगा, ऊपर आऊंगा तो मैं एकदम पॉप अप हो जाऊंगा, ये लिखा हुआ है, कहा गया, ये रहा, बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉक, मैं ऊपर की तरफ एकदम से कॉक जैसे ढक्का उछलता है ना बटन में से, वैसे निकल के आ जाऊंगा ऊपर की तरफ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और उनकी जर्नी जो थी ना वो नीचे तरफ जाने के लिए फिर से शुरू हो गई। अ लॉन्ग जर्नी, क्या बोला उन्होंने, ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, उस पूल जिस पूल में वो डूब रहे थे ना उसमें वापस से वो नीचे की तरफ जाने लगे। आई होप आपको ये एक्सट्रैक्ट समझ में आया होगा और आप समझ गए होंगे कि एक्सट्रैक्ट कहाँ से लिया गया है। यस, यू आर करेक्ट, ये लिया गया है डीप वाटर चैप्टर जो आपकी क्लास 12th बुक का है, और इसको किसने लिखा है आप बताइएगा, है ना। चलिए ये आपका होमवर्क है। ओके, अब आते हैं एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं। व्हाट इज द नरेटर्स इनिशियल एक्सपेक्टेशन व्हेन रीचिंग द बॉटम ऑफ द पूल, शुरुआती एक्सपेक्टेशन उसकी क्या थी, आइए ऑप्शंस देखते हैं। टू बॉब द सरफेस लाइक अ कॉक, क्या उसकी ये एक्सपेक्टेशन थी। टू फाइंड अ रोप टू होल्ड इन ऑन टू, क्या उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि वो किसी रोप को होल्ड कर लेगा। टू रिमेन एट द बॉटम, क्या उसकी ये प्लानिंग थी कि मैं नीचे जाऊंगा पानी में और नीचे ही रह जाऊंगा। अरे ऐसा तो कुछ नहीं था भाई, ऐसा तो कोई भी नहीं सोचेगा ना, ये तो सेंस ऑफ ह्यूमर वाली बात होगी। टू सी क्लियर ब्लू वाटर, अच्छा उसकी प्लानिंग थी कि नीचे जाएंगे और मस्त पानी देखेंगे नीला नीला। नहीं भाई, नीचे पानी किसको देखना है, मौत आ रखी है सामने, पानी देखेंगे यहाँ बैठ के। खैर,
तो अच्छा, यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं और ये दोनों ऑप्शंस का जिक्र हुआ है, आपको याद होगा। लेकिन उन्होंने पूछा इनिशियल, इनिशियल क्या था, शुरुआती क्या था। शुरुआती उन्होंने सोचा था टू बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉक। शुरू में उन्होंने सोचा था कि मैं एक जंप लूंगा ऊपर की तरफ और मैं कैप की तरह ऊपर उछल के आ जाऊंगा। बहुत बढ़िया। आई होप आप लोग भी टैकल कर रहे होंगे क्वेश्चंस को। पहले आप वीडियो को पॉज करते जाइए और साथ ही साथ क्या करिए, अपने से आंसर को टिक करिए, मार्क करिए, सोच लीजिए मन में, फिर चेक करिए कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। चलिए आइए। हाउ डज द वाटर अपीयर टू द नरेटर व्हेन ही ओपन्स हिज आईज अंडर वाटर। उसको पानी कैसा दिखाई देता है। हाउ डज द वाटर अपीयर सॉरी है ना, कैसा पानी दिखाई देता है टू नरेटर, नरेटर को, व्हेन ही ओपन्स, जब वो अपनी आंखें खोलता है, कहां पर, पानी के नीचे। एकदम साफ दिखाई देता है क्या, क्रिस्टल क्लियर। नहीं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। डार्क एंड मडी, ऐसा भी कुछ नहीं बोला गया है। ब्लू दिखाई देता है या फिर शिमरिंग, है ना, शिमरिंग ब्लू, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है, डर्टी येलो टिंज। टिंज मतलब मैंने बताया था क्या होता है, कलर। क्या मतलब होता है, डर्टी येलो कलर का पानी दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन द नरेटर ट्राइज टू येल अंडर वाटर। क्या होता है जब नरेटर क्या करता है, पानी के नीचे चिल्लाने की कोशिश करता है। येल मतलब शाउट करना, चिल्लाना, स्क्रीम करना। बताइए भाई क्या होता है, कर लिया आप लोगों ने। चलिए, नो साउंड, अलाउड स्क्रीम इकोज थ्रू द पूल। इकोज का मतलब मैंने लास्ट वीडियो थी ना उसमें बताया था, इसका मतलब होता है गूंजना। क्या होता है, गूंजना। और इको एक्चुअली एक फिजिक्स का फिनोमेना है, जिसमें क्या होता है, इको पढ़ाया जाता है ना कि वाई इको टेक्स प्लेस, है ना, हाउ इको टेक्स प्लेस, क्यों ये साउंड का रिपीटेशन होता है, ये सारी चीजें बताई जाती है ना। आप किसी पहाड़ी इलाके में जाइए और चिल्लाइए अपना नाम, लेट्स से माय माय नेम इज आलोक जैन, है ना, तो मैं चिल्लाऊंगा आलोक, तो क्या होगा, आलोक 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 आलोक, ऐसे कंप्लीट होगा। तो आप अपना अपना नाम चिल्लाइएगा, ठीक है। या फिर किसी हॉल में जाइए, वहां जाके चिल्लाइए, तो वहां भी वो आवाज रिपीट होती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था भाई, दे हियर देयर ओन वॉइस क्लियरली, उनको अपनी आवाज सुनाई दे रही थी प्रॉपर। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। द वाटर मफल्स देयर वॉइस, नहीं भाई ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। नो साउंड केम आउट, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। कोई भी आवाज बाहर ही नहीं आ रही थी, ठीक है ना, आवाज ही नहीं आ रही थी, आवाज ऊपर में नीचे वो चिल्लाए जा रहे थे, बाहर आवाज नहीं आ रही थी। व्हाट डज द नरेटर अटेम्प्ट व्हेन ही रीच अप इन द वाटर। क्या अटेम्प्ट किया, क्या करने की कोशिश की जब वो पानी में कहा पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। ओके, देखते हैं। ही सक्सेसफुली ग्रैब अ रोप, उसने सफलतापूर्ण तरीके से रोप को ग्रैब कर लिया था, पकड़ लिया था। क्या ऐसा हुआ था, नो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कोशिश तो की थी लेकिन हुआ नहीं था। हिज हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, क्या उनके हाथों में सिर्फ पानी ही आया था। शायद ऐसा तो हुआ था, मुझे याद आ रहा है। लेकिन एक और चीज मैं बताऊं आपको, जब भी आप एमसीक्यू टैकल करते हैं ना, तो चारों ऑप्शन पढ़ा जरूर करिए। क्या होता है ना, हमको आंसर मिल जाता है, हम टिक करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन कई बार होता है ना, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में वो बेस्ट पॉसिबल आंसर भी देते हैं, तो हमको चारों ऑप्शन जरूर पढ़ने चाहिए। तो ये आंसर हो सकता है, और भी पढ़ लेते हैं। ही फील्स द वेट ऑफ अ रोप स्लिपिंग अवे, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं। ही एनकाउंटर्स अ सॉलिड सरफेस, क्या वो किसी सॉलिड सरफेस से टकरा जाते हैं जाके, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया एक्सट्रैक्ट में। तो द करेक्ट आंसर इज हिज हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। ओके, दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब द सेंसेशन ऑफ हिज लेग्स अंडर वाटर। ठीक है ना, हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब द सेंसेशन ऑफ हिज लेग्स अंडर वाटर। किस तरीके से डिस्क्राइब किया उन्होंने, लाइट एंड बॉयंट, ऐसा कुछ बोला, लाइट तो नहीं थे भैया, है ना, वेट बोला था ना, भारी हो गए हैं, नो भाई ऐसा भी कुछ नहीं था। पैरालाइज एंड रिजिड, यस ये हो सकता है, ऐसा बोला तो था। देखते हैं और ऑप्शन। स्टिफली प्रोपेलिंग दैम अपवर्ड, अपने आप ऊपर की तरफ जा रहे। स्टिफली मतलब, सॉरी स्विफ्टली मतलब एकदम से, तेजी से। क्या होता है, तेजी से। स्विफ्टली मतलब एकदम से, अचानक से, है ना, रैपिडली। तो क्या स्विफ्टली एकदम ऊपर चले गए थे उसके पैर अपने आप, या फिर टेंगल्ड इन सीवीड, ऐसा कुछ हुआ था क्या, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो करेक्ट आंसर इज पैरालाइज्ड एंड रिजिड, दिस इज द करेक्ट आंसर। हमने बात की थी पैरालिसिस क्या होता है, लकवा होता है, और रिजिड मतलब स्टिफ हो जाना, कोई चीज वैसी की वैसी हो जाना। आई होप आपको ये एक्सट्रैक्ट समझ में आया होगा। सो दिस इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डीप वाटर, जिसको लिखा है विलियम डगलस ने। आई होप आपको याद होगा, राइटर का नाम आपको हमेशा याद होना चाहिए, विलियम ओ डगलस। इन्होंने ये चैप्टर लिखा है, और ये इनकी ही एक बुक का, इनकी खुद की अपनी बुक का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसको जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी है।
चलिए, जिसमें क्या बताया गया है, फियर ऑफ वाटर से ये कैसे ओवरकम करते हैं, कैसे उससे उभरते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और है आपके पास, आपको पता होगा जब 12th क्लास में एक्सट्रैक्ट पूछा जाता है तो उसमें प्रोज भी पूछा जाता है और पोइट्री भी पूछी जाती है। सो दिस इज फ्रॉम पोइट्री पार्ट। आप लोग इसको एक बार रीड कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ और फिर मैं समझाता हूँ, देखिएगा कि कितना आपने सही इसको समझा है। आई होप आपने ये कर लिया होगा। तो रीड करते हैं इसको। व्हाट इज द क्वेश्चन? रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट fisherman in the old sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. क्या मतलब इसका? फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन मतलब कौन? मछली पकड़ने वाले फिशरमैन। इन द कोल्ड सी है ना, जो समुद्र है उसका पानी कैसा? ठंडा है। वुड नॉट हार्म वेल्स, वो क्या ना करे? हार्म ना करे। वुड नॉट हार्म मतलब यहाँ पर कोई सजेस्ट किया जा रहा है, ना करे, क्या ना करे? हार्म ना करे, किसको? वेल्स को। ओके। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो लोग, गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, क्या कर रहे हैं? सॉल्ट को इकट्ठा कर रहे हैं। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने हर्ट किए हुए, जो उन्होंने अपने हाथों को हर्ट कर लिया है नमक इकट्ठा कर करके, है ना। आप जानते हो ना, नमक पे ज्यादा देर अगर अपनी बॉडी को रखे तो क्या हो जाती है? खेल खत्म, समझ रहे हैं? तो क्या बोल रहे हैं? द मैन गैदरिंग सॉल्ट, जो लोग सॉल्ट को इकट्ठा कर रहे हैं उस सी में, वो अपने हर्ट किए हुए हैंड्स को, अपने खुद के हर्ट किए हुए हैंड्स को क्या करें? थोड़ा देखें, क्या करें? उनकी तरफ देखें। लुक एट मतलब यहाँ पर ध्यान देने से है। लुक एट मतलब देखना नहीं है, लुक एट मतलब ध्यान दें, उनका ख्याल रखें। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, और जो लोग, यहाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, ग्रीन वॉर्स मतलब क्या? ग्रीन वॉर से मतलब है जो लोग एनवायरमेंट को, क्या? एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, या एनवायरमेंट के साथ उनका युद्ध चल रहा है। क्योंकि देखो ना, ट्रीज को काट रहे हैं लगातार, और एयर पॉल्यूट होती चली जा रही है, टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही है ना, और हम लगातार किसको हार्म कर रहे हैं? एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है? ग्रीन वॉर उसको इंडिकेट कर रहे हैं। वॉर्स विथ गैसेस, वॉर विथ गैसेस मतलब जो न्यूक्लियर वॉर्स हो रहे हैं, जो पॉल्यूशन के कारण, या जो एनवायरमेंट में चेंज आ रहा है। गैसेस से यहाँ रिलेशन है एक्चुअली जो न्यूक्लियर बाद भी बात कर रहे हैं, या फिर पॉल्यूशन की जो बात कर रहे हैं, तो वहां बोल रहे हैं वो वॉर्स विथ गैसेस या गैस, वॉर्स विथ फायर, और जो युद्ध हो रहा है, बॉम्ब अटैक, बुलेट्स, गन्स, है ना, इन सब के साथ जो वॉर हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवल, अब दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विथ गैस, वॉर्स विथ फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवल। जीत तो हो जाती है, विजय तो प्राप्त कर लेते हो आप, विक्ट्री तो मिल जाती है, विथ किसके साथ? नो सर्वाइवर्स, जीवित कोई नहीं रहता। हम जानते हैं पहले भी कि जब भी कोई युद्ध होता है तो जीत तो जाती है कोई एक टीम या कोई एक पक्ष, जीत तो जाता है, लेकिन उसमें कितने सारे लोगों की जान चली जाती है, कितने लोगों का परिवार चला जाता है। तो वो यही लिखा हुआ है, विक्ट्री तो मिलती है बट, लेकिन विथ नो सर्वाइवर्स, लेकिन उसमें जीवित कोई नहीं बचता, जिंदगियां खत्म हो जाती है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वो क्या करें? नए कपड़े धारण करें। पुट ऑन मतलब धारण करना, पहनना। क्लीन क्लॉथ्स मतलब साफ सुथरे कपड़े से नहीं है सिर्फ, इससे है अच्छे विचारों से। क्या है? नए विचार लाए, नए थॉट्स लाए। पुट ऑन क्लीन क्लॉथ मतलब है कि नया थॉट प्रोसेस शुरू करें, नया विचार शुरू करें। एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स, और वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स मतलब जिनसे वो युद्ध कर रहे हैं वो है तो उनके भाई। आप समझते हो ना, आपने महाभारत के युद्ध के बारे में सुना ही है, जिनसे युद्ध किया वो कौन थे? भाई तो थे। अब हम ऐसे अगर किसी बाउंड्री के उस तरफ रहने वाले लोगों को ये समझे कि दुश्मन है, लेकिन हम उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से समझें तो एक्चुअली है कौन? वो मनुष्य ही है ना। तो वो क्या बोल रहे हैं आगे? एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, है ना, अपने भाइयों के साथ आगे बढ़े, है ना, अपने भाइयों की तरफ आगे बढ़े। एंड इन द शेड, शेड मतलब ऐसे तो होता है छाया, कोई आशियाना, यहाँ पर होम की बात की गई, मतलब अपने घर की तरफ लौटे या कोई रेस्ट प्लेस की तरफ जाए। एंड डूइंग नथिंग, और कुछ ना करें। डूइंग नथिंग मतलब कुछ ना करें नहीं, एक्चुअली मतलब वो जो विक्ट्री के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जो वॉर्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो जो प्रिपरेशन है वो ना करें। आई होप आपको ये पोएम का एक्सट्रैक्ट समझ में आया होगा। मैं आपको बता दूं ये कहाँ से लिया गया है, आपको पता है क्या? ये एक्चुअली लिखा है किसने? पैब्लो नरोड़ा ने। किसने लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन यही है,
मैं क्वेश्चंस को टैकल करता हूँ। किसने लिखा है? पैब्लो नेरुडा ने। और ये पोयम का नाम क्या है? कीपिंग क्वाइट, है ना। इस पोयम का नाम क्या है? कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का एक छोटा सा हिस्सा इसमें दिया है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। सिर्फ 3 क्वेश्चंस ही हैं। आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया है। तो हु इज द पोएट ऑफ द अबव लाइंस? अबव लाइंस मींस दिस लाइंस। सो हु इज द पोएट ऑफ दिस लाइंस? पैब्लो नेरुडा। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन आप खुद पढ़िए, इसको टैकल करिए। नहीं बनता है तो फिर देखिए। What is the outcome described by those who engage in war with gas and in fire? What is the outcome? Outcome means होता है result। क्या होता है? Okay. Peaceful resolutions। क्या peaceful बात होती है? मैं सीधा आंसर बताता हूँ, है ना। विक्ट्री विथ सर्वाइवर की बात की गई है? नो। बोला गया है विक्ट्री तो होगी, जीत तो होगी, लेकिन विथ नो सर्वाइवर्स। और म्यूचुअल एग्रीमेंट की तो कोई बात हुई ही नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। पीसफुल वाली भी कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इन वॉर्स का क्या रिजल्ट निकलेगा? रिजल्ट क्या निकलेगा? विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, है ना। तो आप ऑप्शन को बड़ा ही कॉन्शियसली टिक करिएगा एग्जाम में। विक्ट्री विथ सर्वाइवर मत कर देना, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। ओके, एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड द फिशरमैन इन द कोल्ड सी रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग? रिफ्रेन मतलब मना करना या रिस्ट्रिक्ट करना, है ना। किस चीज के लिए मना किया गया है? तो आपको याद होगा किस चीज के लिए मना किया गया था? प्रिपेयरिंग ग्रीन वॉर्स के लिए, या हैरेसिंग वेल्स के लिए, गैदरिंग सॉल्ट के लिए, या पुटिंग क्लीन क्लॉथ्स के लिए? मना किस चीज के लिए किया गया? ध्यान है। तो फर्स्ट लाइन है, मुझे याद है, देखिए। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। यस, एंड आवर करेक्ट आंसर इज हैरेसिंग वेल्स। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, हैरेसिंग वेल्स। किस चीज के लिए मना किया था? कि वो वेल्स को हैरेश ना करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और मैं एक चीज आपको और बता दूं कि ये जो सीरीज है, इसमें मैं अगली वीडियो में क्या लेकर आऊंगा? एक एक्सट्रैक्ट फिर से लेकर आऊंगा और आप उसको मेरे साथ सॉल्व करिएगा। और मैं जैसा कि आपको हमेशा बोलता हूं, जब भी आप वीडियो देखते हैं पूरे ध्यान से देखा करिए, पूरे कॉन्शियस माइंड के साथ देखा करिए, और साथ में नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ, एज मोर यू सॉल्व इन प्रैक्टिस सो लेस यू ब्लीड इन वॉर। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।